तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, मैं हूं आपके साथ प्रियंका मैम। आज लेकर आई हूं क्लास 10 के लिए स्पेशली चैप्टर फर्स्ट ज्योग्राफी में रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो बच्चों, ये जो चैप्टर मैं करवाने वाली हूँ आज, इस चैप्टर का मैं वन शॉट विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर्स भी कराऊंगी, जो कि आपके एग्जाम में यानी प्री बोर्ड और बोर्ड के एग्जाम में जरूर के जरूर आपको देखने को मिलेंगे। तो वो भी हम सॉल्व करेंगे। साथ के साथ जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके इस चैप्टर में बच्चों, सबको हम चुटकी बजा के यानी कि बहुत ही शॉर्ट टाइम में हम उसको पूरा कवर करने वाले, फुली डिटेल्ड होगा ये। तो आपको कुछ भी जो है कॉन्सेप्ट का छूटेगा नहीं, बल्कि सारे जो है क्लियर वन बाय वन हम उसको क्लियर करते जाएंगे। तो बच्चों, जैसे कि आपके चैप्टर का नेम है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, तो बच्चों रिसोर्स क्या होता है? एवरीथिंग इन एनवायरमेंट, जो भी चीज आपके पर्यावरण में मौजूद है वो सभी चीजें जब मनुष्य यानी जो ह्यूमन बींग्स होता है अपने नीड्स के लिए उसे टेक्नोलॉजी का यूज करके उसका उपयोग करता है, ठीक है, यानी कि उसका यूज करता है, तो वो हर एक चीज क्या बन जाता है, वो रिसोर्स बन जाता है। तो बच्चों, रिसोर्स और डेवलपमेंट में क्या संबंध है? क्या मतलब रिसोर्सेज होने से क्या डेवलपमेंट पे असर पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है? तो हाँ बच्चों, जो रिसोर्सेज होता है, अगर जिस कंट्री में रिसोर्सेज सबसे ज्यादा है, ओके, अब वहां पर उसको डेवलप करने के लिए, रिसोर्सेज का यूज करने के लिए टेक्नोलॉजी है, तो यानी कि वो कंट्री क्या होगा, वो डेवलप्ड कंट्री होगा। तो यानी कि डेवलपमेंट यानी विकास जो है किसी भी देश का किस पे डिपेंड करता है, वहां पर रिसोर्सेज जो अवेलेबल है। साथ ऐसा नहीं कि वो देश है वहां पर केवल रिसोर्सेज उपलब्ध है लेकिन उसके लिए टेक्नोलॉजी ही नहीं है, उसका हम यूज ही नहीं कर पा रहे सही ढंग से, तो वहां पर डेवलपमेंट होना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए बच्चों, रिसोर्सेज के साथ साथ डेवलपमेंट के लिए हमें क्या चाहिए, टेक्नोलॉजी भी चाहिए। और ह्यूमन रिसोर्स भी, हम अगर बोले रिसोर्सेज में, तो ह्यूमन रिसोर्स क्या है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स माना जाता है। तो यही चैप्टर जो है पूरा एक्सप्लेन किया जाएगा कि जो आपका चैप्टर है उसमें क्या क्या चीजें हैं, डिटेल हम पढ़ेंगे। हम पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैंने बता दिया कि रिसोर्सेज और डेवलपमेंट क्या होता है, विकास क्या होता है और आपका रिसोर्स क्या होता है। अब वो दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक कैसे है, तो इस चैप्टर से हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट में हम पढ़ने वाले हैं कि बच्चों रिसोर्स क्या होता है, ठीक है, कि क्या होता है रिसोर्स। तो बच्चों, कुछ भी चीज, ठीक है, एनवायरमेंट में हर एक चीज, हर एक थिंग जिसका हम या फिर कोई मनुष्य या ह्यूमन बीइंग अपने नीड को फुलफिल करने के लिए उसका यूज करता है बाय टेक्नोलॉजी या फिर बाय नॉलेज, तो वो क्या है, वो चीज क्या बन जाती है, हमारी रिसोर्स कहलाती है। तो बच्चों, रिसोर्स को हम क्या करते हैं, सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं, है ना। तो डेवलपमेंट के लिए रिसोर्सेज क्यों जरूरी है, कौन कौन से स्टेप्स जो हमें लेने चाहिए ताकि जो रिसोर्स हमारे डेवलपमेंट में हेल्पफुल हो। पहले तो हमें ये बताया गया है इस पूरे चैप्टर में। देन बच्चों क्या बताया गया है, देन है आपका कि जो रिसोर्स है बच्चों, उसको बिल्कुल प्लानिंग के साथ उसकी क्या की जाती है, उसका यूज किया जाता है। ओके, तो बच्चों जो रिसोर्स होता है, अगर हम बिना किसी प्लानिंग के, बिना किसी नॉलेज के हम उसका यूज कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे ना, सही ढंग से प्रॉपर तरीके से उसका यूज हो पाएगा और ना ही हमारा डेवलपमेंट हो पाएगा किसी भी कंट्री का। तो क्या करना है, पहले रिसोर्स की पहचान करनी है, देन हमें इसे प्लान करना है। और बच्चों, क्यों प्लान करने की जरूरत पड़ती है, क्यों उसकी जरूरत है, नीड क्या है इसके, तो ये भी जो है आपका क्या है बच्चों, हमारे चैप्टर में बताया गया है। बच्चों, ये जो बता रहे हो इन सबसे जो है आपका आता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, इन सबसे जो है आपके इन टॉपिक से आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे, ठीक है। पहले आपने प्लान कर लिया और उसकी जरूरत क्या है आपको ये बताना होगा, रिसोर्स की प्लानिंग की। देन बच्चों, चैप्टर में बताया गया है 3 प्लान बताया गया हमारे इंडिया के अकॉर्डिंग क्या क्या चीजें होनी चाहिए रिसोर्स को प्लान करने के लिए। तो पहले हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, इसे इवॉल्व करेंगे। देन आप क्या करोगे, जो रिसोर्स है बच्चों उसे हम अपने नेशनल डेवलपमेंट में यूज करेंगे। ओके, तो 3 स्टेप्स बताए गए हैं आपके रिसोर्स को प्लान करने के। अंडरस्टैंड, ये आपका क्या हो गया, ये क्वेश्चंस होंगे जिससे आप इन चैप्टर से यानी इन टॉपिक से, इन कॉन्सेप्ट से जो बच्चों आपको क्या आएंगे, आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट मेन सबसे इंपॉर्टेंट, जब रिसोर्सेज का बच्चों में पता चल जाता है, प्लान कर लेते हैं हम, ओके, अगर हम उसका यूज करते हैं तो मनुष्य क्या है, वो अपने नीड्स के साथ साथ अपने जितने ग्रीड होती है उसको भी फुलफिल करने में लग जाता है। इसमें क्या होता है, हमारा जो रिसोर्स है, ओके, जो दोबारा से बन नहीं सकता, जिसको बनने में बहुत टाइम लगता है,
उन रिसोर्सेज के लिए क्या होगा बच्चों, उनको कंजर्व करने की जरूरत है ताकि आने वाला जो फ्यूचर है बच्चों वो भी उसका यूज कर सके। हम किस बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, वो है आपका डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं। ओके, तो यानी कि आपको कंजर्व करने की जरूरत पड़ती है, रिसोर्स को हम कैसे बचा के रख सकते हैं ताकि आने वाली जो फ्यूचर है वो भी उसका यूज कर सके। तो इन सब टॉपिक से जो है बच्चों आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है, फिर आपके टॉपिक में, आपको पूरे चैप्टर में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बताया जाएगा, लैंड को हमें क्या मानना है, एज अ रिसोर्स मानना है। जो भूमि है, जो सॉइल्स है, वो से हमें क्या मानना है, एक रिसोर्स मानना है। जब रिसोर्स हम मान लेंगे लैंड को, तो लैंड से हमें क्या क्या चीजें मिलती है। पहले हम देखेंगे कि सॉइल क्या होता है, फिर देखेंगे कि लैंड से कल्टीवेशन कैसे किया जाता है, ठीक है, एग्रीकल्चर किया जाता है, जिससे जो है हमें क्या मिलता है, खाद्य पदार्थ मिल जाता है। तो ये क्या है, हमारे लिए एक रिसोर्स की तरह काम करता है। नेक्स्ट क्या देखेंगे बच्चों कि इसे हम कैसे, कौन से पैटर्न में यूज करते हैं हमारे इंडिया में। देन सबसे ज्यादा हम यूज करते हैं एग्रीकल्चर, हम कर लेते हैं, ठीक है, डिफॉरेस्टेशन करेंगे तो उससे क्या होगा, लैंड की जो पूरी ऊपरी परत होती है, जो फर्टाइल सॉइल होती है, वो क्या हो जाता है बच्चों, इरोजन हो जाता है, साथ के साथ डिग्रेडेशन हो जाता है, ठीक है, उसके फर्टाइल में क्या हो जाता है, कमी आ जाती है, न्यूट्रिशन चले जाते हैं। तो उनको मेजर्स करने के लिए, उनको कंजर्व करने के लिए क्या क्या स्टेप्स होने चाहिए, ये भी आपके चैप्टर में पूरी तरीके से डिस्क्राइब किया गया है। ओके, देन हम पढ़ेंगे कौन सा रिसोर्स हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट, सॉइल एज अ रिसोर्स। पहले हम पढ़ेंगे भूमि कैसी होती है, भूमि को हम कैसे रिसोर्स की तरह यूज करते हैं, ठीक है। देन हम पढ़ेंगे कि सॉइल को हम कैसे एक रिसोर्स की तरह यूज करते हैं। आपको बताया जाएगा कितने टाइप के सॉइल्स हैं आपके इंडिया में, ठीक है, ब्लैक सॉइल, लेटरल सॉइल, एरिड सॉइल, ये सारे, रेड सॉइल, ये सारे सॉइल जो है कहाँ कहाँ मिलते हैं, ठीक है, ये क्या क्या एडवांटेजेस हैं, ये पढ़ने वाले हैं। देन इसको हम कैसे कंजर्व करें, क्या कॉजेज हैं सॉइल इरोजन के, और इसको कैसे कंजर्व कर सकते हैं, ये पूरे चैप्टर में बताया गया है। तो जैसे मैंने बताया था, ये जो टॉपिक्स है बच्चों, ये कुछ टॉपिक जो है आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक को हम ब्रीफली पढ़ेंगे, बाकी टॉपिक्स को हम थोड़ा जल्दी कर लेंगे कवर, ताकि जो टॉपिक से आपके क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं उस क्वेश्चन उन टॉपिक को मैंने डिटेल में पढ़ा रखा है। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और बीच में छोड़ के जाना नहीं है, क्योंकि ये चैप्टर जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और बच्चों आपके जो इस साइड के क्वेश्चन है, इस साइड के जो टॉपिक्स है बच्चों, ये टॉपिक से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलते हैं इससे बच्चों आपको लैंड कल्टीवेशन, देन आपका डिग्रेडेशन एंड कंजर्व कैसे करके रख सकते हैं, इन दो टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन आपका सॉइल में क्लासिफिकेशन एंड जो कंजर्वेशन है उनके बारे में पूछे जाते हैं। तो ये पूरा बच्चों आपका इंट्रोडक्शन है, इसमें बताया जाएगा कि क्या क्या चैप्टर में आपने पढ़ना है। तो ये सारे टॉपिक्स हैं जिसे हम इस वीडियो में, इस लेक्चर के थ्रू हम आप लोगों तक पहुंचाने वाले हैं, समझाने वाले हैं बिल्कुल इंटरेस्टिंग वे से। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है आपका डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स एंड स्टेप टेकन, कौन कौन से स्टेप जो है लिए गए हैं। तो बच्चों सबसे पहले आप जानोगे कि रिसोर्स क्या होता है, एनीथिंग इन एनवायरनमेंट दैट यू यूज, ओके, जो भी हमारे ह्यूमन बीइंग्स के नीड्स को सेटिस्फाई करता है, वो सभी चीज क्या होता है, आपका रिसोर्स कहलाता है। यानी कि क्या कहलाता है बच्चों, संसाधन, इसे हम हिंदी में बोलते हैं संसाधन, ठीक है। इसके फीचर्स क्या होते हैं, जो रिसोर्सेज होते हैं वो क्या होता है, यूटिलिटी होता है, उसकी वैल्यू होती है और सस्टेनेबिलिटी होती है, ताकि आने वाला फ्यूचर भी इसका यूज कर सके। ओके, एग्जाम्पल में कौन कौन से आपके रिसोर्सेज हो गए, वाटर, सॉइल, है ना, आपकी मिनरल्स, ये सभी चीज, जितने भी एनवायरमेंट में चीजें हैं जो हमारे नीड्स को फुलफिल करता है, वो सारी चीजें क्या हो गई, आपकी हो गई रिसोर्सेज। तो बच्चों कैसे हम रिलेशन कर पाएंगे, कनेक्ट कर पाएंगे ह्यूमन बीइंग्स के रिसोर्सेज को कनेक्ट करने के लिए। तो ह्यूमन बीइंग्स क्या है बच्चों, बीच में है, देन ये क्या क्या चीजों को, किन किन चीजों का यूज करके रिसोर्सेज तक पहुंच पाता है। तो रिसोर्सेज आपको फिजिकल एनवायरनमेंट यानी कि नेचर के थ्रू भी मिलता है, ठीक है। देन इंस्टीट्यूट का यूज करते हैं ताकि हमारे पास क्या आ पाए, नॉलेज आ पाए। कोई भी रिसोर्स तब बनता है बच्चों जब हमारे पास वो नेचर से जिस भी चीज हमने प्राप्त किया है, जो भी चीज हमने लिया है, उसके बारे में हमें नॉलेज ना चाहिए कि हमें इसको कैसे यूज करना है।
ठीक है, जो हमें कौन देता है, इंस्टीट्यूशन देता है। देन नॉलेज के बाद हमारे पास क्या होना चाहिए, एक बिल्कुल करेक्ट हमारे पास टेक्नोलॉजी होना चाहिए, ताकि उस चीज का यानी उस पदार्थ को, उस थिंग का यूज करके हम उसे रिसोर्स बना सके, है ना। तो हमारे पास क्या होना चाहिए, टेक्नोलॉजी होना चाहिए। तो ये आपका इंटरेक्टिव रिलेशनशिप है बिटवीन आपके फिजिकल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन, जिससे ह्यूमन बीइंग जो है एक रिसोर्स को जो है वो प्राप्त करता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको रिसोर्स के बारे में बताता है। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं आपका कि क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं रिसोर्स को। रिसोर्स तो हमने पढ़ लिया कि हाँ भाई ये रिसोर्स होता है, बहुत सारी चीजें जो है रिसोर्स होता है, जो भी हमारे ह्यूमन बीइंग्स के नीड्स को सेटिस्फाई करता है, वो हमारा रिसोर्स हो गया। ओके, देन कितने टाइप के होते हैं रिसोर्सेज, तो आप कैसे क्लासिफाई करोगे। तो आपको बच्चों कैसे क्लासिफाई करना है, एक तो उनके ओरिजिन पे कि कहां से उसकी उत्पत्ति हुई है। देन आप क्या करोगी कि कितने टाइम के लिए वो हो सकता है, एक्सॉर्बिलिटी जिसे हम बोलते हैं। देन आपका क्या बताओगे कि कितने टाइप के कितने लेवल के अकॉर्डिंग होते हैं, आपके ओनरशिप के अकॉर्डिंग बताओगे कि जो आपके रिसोर्सेज है कितने टाइम के होते हैं। तो बहुत सारे आपके क्लासिफिकेशन है जिसके आप अकॉर्डिंग जो है अपने रिसोर्सेज को डिवाइड करते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे कि आपका ओरिजिन यानी कि उसकी जो भी थिंग है उसका ओरिजिन कहां से हुआ है, उसके बेस पर हम रिसोर्स को कैसे बांटते हैं। तो उसके बेस पर जो बच्चों दो टाइप के आपके रिसोर्सेज होते हैं, बायोटिक और अबायोटिक। तो बच्चों बायोटिक होते हैं वो रिसोर्सेज जो आपके नेचुरल थिंग्स होती है, ठीक है, जो लिविंग थिंग्स होती है। ओके, लिविंग थिंग्स। तो लिविंग थिंग्स जितनी भी चीजें हैं वो आपके क्या हो गए, आपके बायोटिक, यानी ह्यूमन, एनिमल, प्लांट, ये सारी चीजें हैं। देख लो फिश आपका हो गया है ना, मशरूम, ट्रीज, स्नेक्स, ये सब क्या है बच्चों आपका बायोटिक है। देन अबायोटिक कौन कौन से होते हैं, वो चीजें जो आपके लिविंग बीइंग्स के अंदर नहीं आते, ठीक है, जैसे वाटर, मिनरल्स, रॉक। ओके, ये देख लो, ये सारे क्या है आपके, सन भी क्या है, अबायोटिक रिसोर्स है, लेकिन वो क्या है, रिसोर्स है। तो रिसोर्स में ओरिजिन के अकॉर्डिंग जो है टू टाइप के हो जाते हैं आपके, बायोटिक और अबायोटिक। तो लिविंग थिंग्स में आपका बायोटिक आ गया, नॉन लिविंग थिंग्स में आपका अबायोटिक हो गया। आई होप आपको इस इमेजेस के थ्रू अच्छे से समझ में आ गया होगा। देन हम क्या पढ़ेंगे, एक्सहॉर्बिलिटी, यानी कि कितने टाइम तक ये रिसोर्सेज रह सकता है। कुछ रिसोर्सेज होते हैं जिसको हम दोबारा बना सकते हैं, जो वो खत्म हो गया। कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो एक बार खत्म हो गया, उसको बनने में बहुत टाइम लगता है, इम्पॉसिबल होता है उसको दोबारा क्रिएट करना। ओके, तो रिन्यूएबल जो होता है आपका बच्चों, ये हम क्या कर सकते हैं, दोबारा से हम इसको बना सकते हैं, दोबारा से इसका यूज कर सकते हैं अगर ये खत्म भी हो गया। जैसे आपका सोलर एनर्जी, क्योंकि हमारे पास सूर्य की रोशनी इतनी ज्यादा है तो हम सोलर एनर्जी जो है हम क्रिएट कर ही सकते हैं। देन आपका फॉरेस्ट, अगर पेड़ कट गया, लेकिन आपको जो है लिमिटेड वे में आपको पेड़ कट करना है, ये नहीं कि आप डिफॉरेस्टेशन करते जा रहे हो। इसके साथ साथ आपको क्या करना है बच्चों, पेड़ पौधे लगाते रहना है, ठीक है। तो ये आपका रिन्यूएबल हो गया। आप देख लो जैसे और भी एग्जांपल है, सोलर, हाइड्रो से इलेक्ट्रिसिटी में आपका मान लो, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी टाइप से, ठीक है, जियोथर्मल से, देन बायोमास से, विंड से, ये सब चीजें जो है आपका क्या हो गया, रिन्यूएबल रिसोर्सेज हो गया। ओके, देन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो एक बार खत्म हो गया, क्योंकि इसको बनने में बहुत टाइम लगता है, मिलियन ऑफ इयर्स लगता है, इसलिए क्या है ये नॉन रिन्यूएबल कहलाता है। ओके, कोल एंड पेट्रोलियम, फॉर एग्जांपल फॉसिल फ्यूल, कोल, न्यूक्लियर, नेचुरल गैस, ये सब जो है आपके इलेक्ट्रिसिटी को क्रिएट करने के लिए जो ये क्या है आपका नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, एनर्जी है, ठीक है। आई होप आपको ये दो बेस समझ में आ गया होगा, ओरिजिन और आपका क्या है एग्जॉस्टिव। बच्चों ये जो टॉपिक है बच्चों, ये बहुत ही ज्यादा स्टार्टिंग में जो है बहुत इजी वे से स्टार्ट किया गया है। आगे के जो चैप्टर, आगे के जो टॉपिक है वो मेन टॉपिक है। ओके, नेक्स्ट देखिए, ऑनरशिप के अकॉर्डिंग कैसे हम रिसोर्सेज को बांटते हैं, इंडिविजुअली बांटते हैं, ठीक है, फार्मलैंड हो गया, जैसे कम्युनिटी के अकॉर्डिंग बांटते हैं, ग्रेजिंग ग्राउंड हो गया जहां पे अपने कैटल को ग्रेज करवाते हैं, तो वो कुछ कम्युनिटी का होता है, ठीक है, यानी कुछ स्वभाव का होता है कि हाँ इतने लोग को जो कैटल्स है वो यहीं पे ग्रेज करवाएंगे। तो कम्युनिटी के आधार पर होता है, इंडिविजुअल आधार पर होता है, नेशनल अकॉर्डिंग होता है, ये तो इंडिया का हो गया, ठीक है, इंडिया के नेशनल आपके रिसोर्सेज हो गए। देन इंटरनेशनल उसमें आपके रिसोर्सेज होते हैं, ओशियंस बटे वो होते हैं ना कि हाँ इन कंट्री का जो है ये इतना ओशियंस जो है इतना भाग जो है वो इस कंट्री का है या फिर ए और बी कंट्री का है। तो ये आपका इंटरनेशनल अकॉर्डिंग बटा हुआ है, द नेशनल, कम्युनिटी एंड इंडिविजुअल। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू ऑनरशिप के अकॉर्डिंग जो है रिसोर्सेज कितने उसमें डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट बच्चों आपका
कि डेवलपमेंट लेवल के अकॉर्डिंग रिसोर्सेज कितने टाइप के हैं। इसके अकॉर्डिंग जो है आपका है पहला है पोटेंशियल रिसोर्सेज, वो रिसोर्सेज बच्चों जिसका हम यूज नहीं कर रहे लेकिन हमें पता है कि ये जो है रिसोर्स है लेकिन हमारे इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है जिसका हम अभी यूज कर सके, ठीक है, नॉट यूज येट, अभी हम उसका यूज नहीं कर रहे हैं। पोटेंशियल रिसोर्सेज वो होता है, वो रिसोर्सेज, वो थिंग जिसका यूज हम जो है अब इस टाइम में प्रेजेंट टाइम में नहीं कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है आने वाले फ्यूचर में जब टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाएगी तो हम उसका यूज कर सकते हैं। देन डेवलप्ड रिसोर्स जिसका यूज हम फुली तरीके से कर रहे हैं, ठीक है, अभी के टाइम में कौन सा रिसोर्स है, सोलर एनर्जी का यूज कर रहे हैं ना, क्योंकि वो पूरे तरीके से डेवलप हो चुका है, हमें पता है, अभी हम उसका यूज कर रहे हैं, ठीक है, फुली यूज हो रहा है अभी। स्टॉक में है, जैसे हम उसके बारे में जानते हैं, स्टॉक में हमने बचा के रख रखा है लेकिन कैन नॉट यूज, लेकिन अभी हम उसका यूज नहीं कर पा रहे हैं। रिजर्व, वो रिजर्व को क्या बचा कर रखना ताकि आने वाली जो फ्यूचर है उसका वो यूज कर सके, ठीक है, फ्यूचर में जो है हम उसका यूज करेंगे, वो होता है रिजर्व। तो जितने हमने टॉपिक्स पढ़ लिए बच्चों उसके अकॉर्डिंग जो है रिसोर्सेज को हम पाई चार्ट से एक बार देख लेते हैं, एक फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग कि कितने टाइप के आपके रिसोर्सेज है। रिसोर्सेज आपने समझ लिया, एनीथिंग इन एनवायरमेंट जो क्या करता है आपके ह्यूमन बींग्स के नीड्स को सेटिस्फाई करता है, वो सारे आपके रिसोर्सेज हो गए, लाइक आपका विंड है ना, और वाटर, और आपका सोलर एनर्जी, सन, ये सारी चीजें जो है आपकी वो क्या है, रिसोर्स है। रिसोर्स को जो है दो टाइप में बांटा गया है, नेचुरल और ह्यूमन बींग्स पे। नेचुरल कौन सा होता है, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल होते हैं। रिन्यूएबल कौन से होते हैं, जो कॉन्टिन्यूअस होते हैं, फ्लो, जैसे कॉन्टिन्यूअस में फ्लो में क्या हो गया, विंड, वाटर। बायोलॉजिकल कौन सा हो गया, नेचुरल वेजिटेशन आपके यानी कि फॉरेस्ट, और आपके वाइल्ड लाइफ यानी कि जीव जंतु जो होते हैं, एनिमल्स। देन नॉन रिन्यूएबल में कौन से होते हैं बच्चों, जो रिसाइकेबल होते हैं, मेटल्स दोबारा उसका यूज कर सकते हैं। नॉन रिसाइकेबल फॉसिल फ्यूल्स होते हैं जिसका हम बार बार यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। देन आप ह्यूमन से पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर और इंस्टीट्यूशन के अकॉर्डिंग जो है रिसोर्सेज को बांटा गया है। देन आप क्वांटिटी और क्वालिटी के हिसाब से रिसोर्सेज को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो ये पूरा आपका फ्लो चार्ट है, इसके अकॉर्डिंग आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा कि रिसोर्सेज जो है कितने टाइप के होते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो बच्चों जितना हमने पढ़ लिया उसके अकॉर्डिंग जो है, जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में आपको क्वेश्चन देखने को मिले हैं, वो क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। ओके, तो इट इज अ इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज, क्वेश्चन आंसर एंड एमसीक्यूज ऑल्सो। तो फर्स्ट है फिलिंग द ब्लैंक्स, फिल करना है सुटेबल आपके इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ एक्सॉस्टिबिलिटी। ओके, यानी कि जो खत्म हो सकता है, ठीक है, खत्म हो सकता है या फिर आगे वो बन सकता है, उसके हिसाब से जो है रिसोर्सेज को कितने उसमें बांटा गया है। देखो, वो सोलर एनर्जी एंड विंड एनर्जी, कौन सा एनर्जी है बच्चों, ये तो ये है आपका, दोबारा से हम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, तो ये आपका रिन्यूएबल हो जाएगा। नेक्स्ट मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल जो है एक बार खत्म हो गया, इसको बनने में बहुत टाइम लगता है, तो ये क्या हो गया आपका, नॉन रिन्यूएबल हो गया, ठीक है। इसके साथ आप रिसोर्सेज भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपका देखने को मिला 2020 के क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जैसे टाइप ऑफ रिसोर्सेज है, बायोटिक और अबायोटिक का आपको एक एग्जांपल देना है। बायोटिक में कौन सा हो जाएगा, लिविंग थिंग्स, आपका कुछ भी लिख दो, ठीक है, जो भी लिविंग थिंग्स है, स्नेक लिख दो या फिशरी लिख दो, कुछ भी लिख सकते हैं आप, जो लिविंग थिंग है, ठीक है, प्लांट भी लिख सकते हो। अबायोटिक में कौन सा हो सकता है, जिसमें हम लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग्स होता है, रॉक्स हो सकता है, वाटर हो सकता है ना, सन हो सकता है, तो आपको किसमें लिख दोगे, आप व्हाट इसमें लिख दोगे। देन रिन्यूएबल रिसोर्स कौन सा हो सकता है, जिसको हम बार बार क्रिएट कर सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं। देन नॉन रिन्यूएबल कौन सा होता है, वो आप लिखोगे, ठीक है, ये आपके आंसर है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, वेरी शॉर्ट टाइप का वो क्वेश्चन है एक, कि क्लासिफाई द रिसोर्स ऑन द बेसिस ऑफ एक्सॉस्टिबिलिटी। तो एक्सॉस्टिबिलिटी के अकॉर्डिंग जो है आपका रिसोर्स जो है टू टाइप का है, कौन सा, बायोटिक और अबायोटिक। तो बायोटिक को आप डिफाइन कर दोगे, सॉरी जो एक्सॉस्टिबिलिटी के अकॉर्डिंग जो है बच्चों वो कौन सा है आपका, रिसोर्स जो है आपको टू टाइप के है, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। जो रिन्यूएबल है बच्चों वो क्या होता है, एक टाइम पे जो है अगर वो खत्म भी हो गया तो हम दोबारा से क्या कर सकते हैं, रिक्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे, रिसोर्सेज दैट कैन बी रिप्लेनिश्ड आफ्टर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ अ टाइम, तो दोबारा से कमी समय के अंतर्गत जो है ये दोबारा क्रिएट हो सकता है, वो क्या होता है, रिन्यूएबल रिसोर्स कहलाता है। जैसे एग्रीकल्चर, क्रॉप एंड विंड एनर्जी, ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है नॉन रिन्यूएबल,
तो नॉन रिन्यूएबल में कौन सा हो जाएगा बच्चों, वो रिसोर्सेज जिसको बनने में कितना टाइम लगता है, मिलियन ऑफ ईयर्स लगता है, जिसको हम रिप्लेनिश कर सकते हैं, इट इज कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज लाइक फॉसिल फ्यूल। ठीक है, जीवाश्म ईंधन बोलते हैं इसे हिंदी में। तो आप इस तरीके से दो टाइप में आप क्या कर देंगे, क्लासिफाई कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन इंडिया सम रीजन आर रिच एंड सर्टेन टाइप ऑफ रिसोर्सेज। कुछ इंडिया में कुछ ऐसे पार्ट है जहां पर कुछ जो रिसोर्सेज है बच्चों भरपूर मात्रा में है, ठीक है, लेकिन वहीं अगर आप दूसरी देखो, दूसरी कंट्री में देखो, दूसरी स्टेट में देखो, तो वो रिसोर्सेज इतनी मात्रा में नहीं है, ठीक है, बट डेफिशिएंट इन सम अदर रिसोर्सेज। लेकिन एक तरह के जो मिनरल्स है आपको एक जगह मिल जाएगा, लेकिन वहीं पर जो है अदर रिसोर्सेज वहां पे अवेलेबल नहीं है, ठीक है। डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट? क्या ऐसा है इंडिया में? क्या सचमुच में ऐसा है? तो अगर आप सपोर्ट करते तो उसके 3 एग्जाम्पल देना है, ठीक है, क्या चीजें है वो। तो यस बच्चों, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, ओके, ट्रू। दैट इन इंडिया सम रीजन, कुछ ऐसे क्षेत्र है जहां पर एक जो मिनरल है रिच, यानी कि बहुत ही ज्यादा मात्रा में उपलब्ध है, ठीक है, रिच इन सर्टेन टाइप ऑफ रिसोर्सेज बट एफिशिएंट, कुछ ऐसे अदर रिसोर्सेज है जो वहां पे अवेलेबल नहीं है, ठीक है। आपको एक जैसे लिखोगे, जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश आर रिच इन मिनरल्स, ठीक है, यहाँ पर मिनरल्स जो है और कोल जो है पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इतना अच्छा नहीं है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर जो है यहाँ पे इतना अच्छा नहीं है, ठीक है, कहाँ पे, झारखंड और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्या बताया, 3 आपको बताना, क्या बताओगे सेकंड में, क्या अरुणाचल प्रदेश में क्या है बच्चों, अबंडेंस ऑफ वाटर रिसोर्सेज, ठीक है, रिसोर्सेज वाटर सोर्सेज बहुत ज्यादा है, लेकिन बट लैक इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, लेकिन यहाँ पे क्या नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो रोड नहीं है, ठीक है, डैम्स नहीं है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे इतना अच्छा नहीं है। नेक्स्ट, राजस्थान इज एंडॉयड विद सोलर एंड विंड एनर्जी, यहाँ पे सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी पर्याप्त मात्रा में है, ठीक है, बट लैक ऑफ वाटर रिसोर्सेज, लेकिन हमें पानी नहीं है ना, क्योंकि वो डेजर्ट है, इसीलिए आपका वाटर रिसोर्स नहीं है। नेक्स्ट आप क्या लिखोगे, लद्दाख के बारे में बता दोगे, लद्दाख हैज रिच कल्चरल हेरिटेज, यहाँ पे कल्चरल हेरिटेज है, बट किसकी कमी है, वाटर रिसोर्सेज की कमी है, ठीक है, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। तो यानी कि ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसा प्लेस है इंडिया में, कोई ऐसा रीजन है इंडिया में जहां पर रिसोर्सेज तो बहुत ज्यादा है, लेकिन वहां पर जो है डेवलपमेंट इतना नहीं है, ठीक है। जैसे आपके कुछ एग्जाम्पल्स जो आपको बता दिया गया है, आप लिख दोगे झारखंड छत्तीसगढ़ के बारे में, ठीक है, नेक्स्ट आप लिख दोगे अरुणाचल प्रदेश के बारे में, नेक्स्ट लिख दोगे राजस्थान और लद्दाख के बारे में। तो ये कुछ आपके आंसर्स थे। अगर आपको एक इसमें देखना है कि कहाँ कहाँ है आपको लर्न करने के लिए, तो ये टेबुलर फॉर्म दे रखा है जिससे कि आपको इजी वे में याद हो जाएगा। झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओके। तो यहाँ पर देखो क्या क्या है, मिनरल्स है, कोल है। डिफिशिएंट क्या है, यहाँ पे किसी की कमी है बच्चों, तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर जो है वो कमी है। ऐसे ही अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पे किसी की ज्यादा रिसोर्सेज है, वहां पे वाटर रिसोर्स है, लेकिन आपको ये चीजें जो है आपको देखने को नहीं मिलती है। नेक्स्ट जो है राजस्थान, यहाँ पे सोलर और विंड एनर्जी भरपूर मात्रा में है, लेकिन यहाँ पे वाटर रिसोर्सेज की कमी है। नेक्स्ट है आपका लद्दाख, यहाँ पे कल्चरल हेरिटेज आपको अच्छी तरीके से मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर वाटर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या है, बहुत ज्यादा डिफिशियंसी है, ठीक है। ये आपके कुछ आंसर्स थे। चलो नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक करते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स, रिसोर्सेज की डेवलपमेंट कैसे हो सकता है, क्या क्या प्रॉब्लम है मेन, ठीक है, किस वजह से रिसोर्स को और अच्छे से बनाया गया है, डेवलप किया गया है, इसकी जरूरत क्या है, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, इसकी नीड क्या है। तो सबसे पहले बच्चों की डेवलपमेंट हम कैसे कर सकते हैं, जब रिसोर्सेज होगा, लेकिन रिसोर्सेज के साथ साथ वहां पर टेक्नोलॉजी भी होना चाहिए, ताकि हम उस रिसोर्स का अच्छे से यूज करके सके और अपनी नीड्स को फुलफिल कर सके, ठीक है। तो देखो, resources are vital human survival and also maintaining the quality of life, ठीक है, यानी जो रिसोर्सेज है ह्यूमन बीइंग को सर्वाइव के लिए वहां पे जो है उनकी क्वालिटी को और मेंटेन करता है। देन द रिसोर्सेज वर टेकन एज फ्री गिफ्ट, जो रिसोर्सेज है बच्चों वो भगवान की तरफ से, नेचर की तरफ से हमें फ्री गिफ्ट दिया गया है, ठीक है, ताकि हमारी जो जरूरतें हैं, जो हमारी नीड्स है, उसको हम पूरा कर सके, ओके। देन कुछ मेजर प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स है, डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज, उसका ज्यादा से ज्यादा यूज कर लेना, ठीक है, सेटिस्फाई ना होना, ग्रीड दिखाना। देन अक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज, कैसे
यानी कि जो रिसोर्सेज हैं वो कुछ ही लोगों के पास पूरी तरीके से अवेलेबल है। जैसे रिच लोग हैं, रिच पीपल्स हैं, उन्हीं के पास सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है। जो पुअर पीपल है उनके पास रिसोर्सेज जो है पूरी तरीके से वहां उनके पास नहीं पहुंच पाती है, ठीक है। इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉइटेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि ऐसा यूज करना, ऐसे इन्वायरमेंट को हानि पहुंचाना, हार्म करना, जिससे कि क्या हो सकता है, ग्लोबल वार्मिंग हो सकता है, ओजोन लेयर जो है डिप्लीशन हो सकता है, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन आपको देखने को मिलता है। तो ये कुछ हमारे मेजर प्रॉब्लम्स हैं जिसको हमें देखते हुए हमें क्या करने पड़ते हैं, हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर जाना पड़ता है, ठीक है, ताकि जो है ये जो रिसोर्सेज है पूरी तरीके से खत्म ही ना हो जाए, बल्कि आने वाला जो फ्यूचर है वो भी उसका यूज कर सके, ठीक है। तो डिप्लीशन ऑफ द रिसोर्स, क्योंकि बच्चों कुछ ह्यूमंस होते हैं, इंडिविजुअल का ये पर्सनैलिटी होता है कि जिसको अगर थोड़ा सा रिसोर्स मिल रहा है ना तो वो थोड़ी सी चीजों में खुश नहीं रहता, बल्कि और पाने की इच्छा करता है। तो यानी कि उसकी वजह से जो है उसकी जो ग्रीड है, लालच जो है वो बढ़ जाती है। तो आप क्या लिखेंगे, डिप्लीशन ऑफ द रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल। देन accumulation of the resources in few hands, कुछ ही के हाथों में है ये, ठीक है, which is turn divided the society into two segments, कौन, have और have not, जिसके पास है वो have, जिसके पास नहीं है वो have not, ठीक है। यानी रिच और पुअर के अकॉर्डिंग जो हमारे सोशल जो है, हमारा पूरी सोसाइटी वो डिवाइड हो चुका है अकॉर्डिंग टू रिसोर्सेज। Does a large section of the society become deprived, इस कारण जो है बहुत सारे जो लोग हैं उनकी पहुंच रिसोर्सेज तक हो ही नहीं पाती है। देन इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉइटेशन ऑफ रिसोर्सेज, जिनका ज्यादा से ज्यादा यूज करना, एक्सप्लॉइट करना पूरे रिसोर्सेज को। इसके कारण क्या होता है बच्चों, हमारे एनवायरमेंट पे बहुत ज्यादा बुरा इफेक्ट पड़ता है, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। हैज लेड टू ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस सच एज, ग्लोबल वार्मिंग आपको देखने को मिलता है, ओजोन लेयर में डिप्लीशन मिलता है, ठीक है, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन होता है, इससे लैंड डिग्रेडेशन होता है, ये सब जो है एक प्रॉब्लम आपको बताई गई है। दिस इज टू मेक इक्विटेबल distribution of resources and sustainable development very important। इन सब प्रॉब्लम को देखने के बाद लगता है कि भाई रिसोर्स का एक पूरा प्लान होना चाहिए कि हाँ इसको कैसे यूज करना है, किस तरीके से यूज करना है, ताकि ये पूरी तरीके से खत्म ना हो, बल्कि आने वाले फ्यूचर भी इसका यूज कर सके। ओके, चलो नेक्स्ट है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है बच्चों, रिसोर्सेज का इतने अच्छी तरीके से यूज करना ताकि आने वाली जो पीढ़ी है, आने वाला जो फ्यूचर है वो भी इसका यूज सही से कर सके। ये नहीं कि अभी जो रिसोर्सेज है हम ग्रीड की तरह बिल्कुल लालच में पूरा उसको खत्म ही कर दे, आने वाला फ्यूचर का यूज ही ना कर पाए, ठीक है, वो उनके लिए सर से ऐसे यूज नहीं करना है। यानी कि जो रिसोर्सेज है, जो संसाधन का, उसका पूरा सिस्टमैटिक तरीके से यूज करना है ताकि आने वाला फ्यूचर भी इसका यूज कर सके। इसके लिए जो है क्या बनाया गया है, इंटरनेशनल तौर पर जो है कुछ प्लानिंग भी की गई है, जिसका हम पढ़ेंगे एजेंडा 21। ये जो है किसके द्वारा बताया गया, इसमें क्या क्या चीजें रखी गई, सस्टेनेबल डेवलपमेंट बात जो है सबसे पहले की गई थी, ये चीज क्या था, कहाँ पे हुई थी, ये भी हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट देख लो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट which take place without damaging the environment and compromising with needs of the future generation is called sustainable development। यानी कि जो फ्यूचर नीड्स हैं उनको बिना कॉम्प्रोमाइज के वो रिसोर्स का अच्छे से यूज कर पाए, इस तरीके से हमें अभी अवेलेबल रिसोर्स का यूज करना है, ठीक है, बिना किसी डैमेज करके, यानी कि उसको नुकसान नहीं पहुंचाना हमें रिसोर्स को, ताकि आने वाला फ्यूचर भी जो है अपनी नीड्स को फुलफिल कर सके। तो इस तरह का जो डेवलपमेंट होता है वो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है। तो सबसे पहले जो है जब इंटरनेशनल अर्थ समिट हुआ था, ऑर्गेनाइज किया गया था सबसे पहले 1992 में रियो डी जेनेरियो के द्वारा ब्राजील में, ठीक है, ब्राजील में किया गया था बच्चों ये सबसे पहले। इसमें जो है 100 स्टेट्स जो है आई थी, उन्होंने एग्री किया था किसपे, एजेंडा 21 पे। इसमें जो है सबसे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कही थी। किसके बारे में बात की गई, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की गई थी, और बताया गया था कि कैसे हमें प्रॉपर यूज करना है रिसोर्स का, डैमेज नहीं करना है उसको, ठीक है, हमें पूरी तरीके से उसे खत्म नहीं करना है। एजेंडा 21 जैसे मैंने बताया कहाँ हुआ था, फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट हुआ था, ऑर्गेनाइज किया गया था 1992 में ब्राजील में। तो इट इज द डिक्लेरेशन साइंड बाय वर्ल्ड लीडर्स इन 1992 एट द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस। ये क्या था, यूनाइटेड नेशन का कॉन्फ्रेंस था ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, UNCED, ठीक है, ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट पे उन्होंने, इन लोगों ने बैठक की थी, कॉन्फ्रेंस किया था, तो बातचीत की थी, जिसमें जो है एजेंडा 21 को क्या किया था, प्रस्तावित किया गया था। तो इट इज एन एजेंडा टू
कॉम्बैट एनवायरमेंटल डैमेज, ताकि जो है एनवायरमेंट में जो भी डैमेज हो रहा है उसको कैसे हम फुलफिल करें, उसको कैसे खत्म करें। पॉवर्टी पे बात करना, डिसीज पे जो भी बीमारियां फैल चुकी हैं उनके बारे में बात करना, ग्लोबल कोऑपरेशन पे बात करना, कॉमन इंटरेस्ट रखना, म्यूचुअल नीड्स को फुलफिल करना, ठीक है, अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर करना। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव था, द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द एजेंडा 21 इज दैट एवरी लोकल गवर्नमेंट शुड ड्रॉ इट्स ओन लोकल एजेंडा 21, ठीक है, यानी कि जितने भी लोकल गवर्नमेंट है उनका क्या होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए कि इस एजेंडा को हमें फुलफिल करना है, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हमारे पूरे कंट्री में इंट्रोड्यूस करना है। ये आपको क्या था, एजेंडा 21 था। नेक्स्ट है कि रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। इंडिया में जो है रिसोर्स को कैसे प्लान किया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिसोर्स आपको बता दें कि रिसोर्स क्या होता है। देन आपको बताना है कि 3 स्टेप बताए गए हैं। पहले हमें आइडेंटिफाई करना है कि क्या क्या चीज रिसोर्सेज है, ठीक है, इसको इवॉल्व करना है हमारे टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग। देन हमें जब हम उसको डेवलप कर देंगे उस रिसोर्स को हमें इस तरीके से यूज करना है ताकि हमारा नेशनल डेवलपमेंट हो सके, ठीक है। तो देखो, रिसोर्स प्लानिंग इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। इसमें कंट्रीब्यूट किया जाता है ताकि अच्छे से डेवलपमेंट हो सके ओनली विद इफेक्टिव प्लानिंग। देखो, किसी चीज को हम यूज करते हैं तो पहले हमें प्लान करना पड़ता है, ठीक है, इससे आपका एग्जाम आता है ना। तो आप क्या करते हो, टाइम को पूरा प्लान करते हो ना कि हाँ भाई अभी सुबह उठ के खाना खाना है, या फिर सुबह उठ के जो है 5 बजे उठ के मुझे पढ़ना है, ये सब्जेक्ट पढ़ना है, ठीक है, सोशल साइंस पढ़ना है या फिर इंग्लिश पढ़ना है। देन आप करते हो कि हाँ फ्रेशन अप होके उसके बाद मुझे फिर से पढ़ने के लिए बैठ जाना है, तब मुझे हिंदी करना है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट करना है। तो ऐसे क्या करते हो आप, जिसका एग्जाम आता है तो उस चीज को प्लान करते हो प्रॉपर तरीके से। उसी तरीके से रिसोर्स को यूज करने के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए क्या जरूरी है, उसका प्लानिंग जरूरी है कि कैसे उसको हम प्लान करें, कैसे उसको हम जो है अपना जो ऑब्जेक्टिव है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का उसको हम कैसे अचीव करें। तो हम क्या करेंगे, इफेक्टिव प्लानिंग करेंगे, ठीक है, कीपिंग टेक्नोलॉजी स्किल हम अपने माइंड में रखेंगे कि हाँ हमारे पास जो है ये इंस्टीट्यूशन है, ये टेक्नोलॉजी है, उसके अकॉर्डिंग हमें इस रिसोर्सेज को हमें किस तरीके से फुलफिल करना है, किस तरीके से उसका यूज करना है। तो 3 स्टेप बताया गया है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसोर्स, देन इवॉल्विंग प्लानिंग और स्ट्रक्चर, जैसे भी हमने प्लान बनाया है उसको हमें कैसे फॉलो अप करना है। देन हमें मैच करना है हमारे रिसोर्सेज से ताकि जो हम क्या कर सके, अपना नेशनल डेवलपमेंट को बना सके। तो देखो ये कुछ फ्लोचार्ट दे रखा है मैंने, आइडेंटिफिकेशन ऑफ इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, इन्वॉल्व ऑफ प्लानिंग स्ट्रक्चर, देन मैचिंग रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान विथ ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान, ठीक है। तो ये जो है हमारा क्या है, एक तरीके से बताया गया है। रिसोर्स प्लान करना क्या होता है, एक जुडिशियस यूज होता है रिसोर्स का, ताकि जो है उसका डैमेज ना हो सके, उसका ज्यादा से ज्यादा हनन ना हो सके, ठीक है, शोषण ना हो सके, एक्सप्लोटेशन ना हो सके। इसलिए जो है एक न्यायपूर्वक रिसोर्स का यानी संसाधन का यूज करना ही क्या है, आपका रिसोर्स प्लानिंग कहलाता है। नेक्स्ट है कि रिसोर्स को हम कैसे कंजर्व करके रख सकते हैं। तो क्या क्या चीजें आप कन्वर्ट करोगे, है ना। तो गांधी जी के द्वारा भी कुछ बातें बोली गई हैं कि क्यों हमें कंजर्व करके रखना चाहिए, ताकि जो है आने वाला फ्यूचर को यूज कर सके। हम अपने केवल ग्रीड को ही फुलफिल ना करें, बल्कि नीड जो फ्यूचर नीड है उसको भी वो फुलफिल कर सके। Irrational consumption and overutilization of resources may lead to socio-economic and environmental problems, ठीक है, यानी कि रिसोर्सेज का हद से ज्यादा यूज करना, उसका एक्सप्लोटेशन करना से क्या होता है, हमारे सोशल और इकोनॉमिक जो एनवायरमेंटल जो प्रॉब्लम्स हमें बहुत सारे फेसेस करने पड़ते हैं। Then many thinkers have been advocating the judicious use of and conservation of resources, बहुत सारे हमारे जो नेताएं हैं, ठीक है, जो बड़े बड़े फिलोसफर, उन्होंने क्या बोला कि हमें बिल्कुल न्यायपूर्वक जो है रिसोर्स का यूज करना है, ओके, देन और हमें कंजर्व करके रखना है रिसोर्सेज को फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन। देन गांधी जी क्या कहते हैं, देयर इज इनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड बट नॉट फॉर एनीबॉडी ग्रीड। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही है गांधी जी ने कि भाई यहाँ पर जितनी भी चीजें अवेलेबल है ना वो हमारी जरूरत के हिसाब से बहुत ज्यादा है, ठीक है, बल्कि इसके लिए नहीं कि हम अपनी लालच को पूरा करें। लालच तो हमारा और बढ़ता ही रहता है ना, उसको कोई भी खत्म नहीं कर सकता, किसी चीज से वो फुलफिल नहीं हो सकता, सेटिस्फाई नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम अपने नीड की बात करते हैं तो नीड के लिए हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं जो हमारी नीड को फुलफिल कर सकता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट जो है गांधी जी ने कहा है, ही थॉट द एक्सप्लॉटेटिव नेचर ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी इज द रूट कॉज ऑफ डिप्लीशन ऑफ द रिसोर्सेज एट ग्लोबल लेवल। He believed the production of masses and not in the mass production of the factories. Okay? He believed, यानी गांधी जी के बारे में बोला गया है।
तो हम आगे बात करते हैं इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस की। हाउ इज प्लानिंग वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रैटेजी फॉर जुडिशियस यूजेस ऑफ रिसोर्सेज? कैसे हम बता सकते हैं कि हाँ ये स्ट्रैटेजी जो है बहुत ज्यादा सही है रिसोर्स के यूज करने के लिए, ठीक है। एक्सप्लेन विद एग्जांपल। तो प्लानिंग हेल्प्स identify the available resources, okay, then it ensures maximizing their utility and minimizing wastage। हम क्या करते हैं, इसको यूटिलिटी करते हैं, पूरी अच्छी तरीके से यूज करते हैं, बिना किसी वेस्टेज के हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग एक्टिविटीज एंड अलाउज फॉर द बैलेंस्ड डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट रीजन्स एंड सेक्टर्स विद इन द कंट्री। अब पूरे कंट्री की बात की गई है। बाय प्रायोरिटाइजिंग एरिया नीड डेवलपमेंट द मोस्ट, प्लानिंग इंश्योर दैट द रिसोर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूट इक्वालिटी। यानी कि अगर हम बात करते हैं रिसोर्सेज की, तो बच्चों रिसोर्सेज तक पहुंच नहीं हो पाते जो रिच होते हैं, है ना। तो पुअर लोग जो होते हैं, बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहां पर रिसोर्सेज जो है अच्छी तरीके से नहीं पहुंच पाती है, लेकिन वहीं हम प्लान करेंगे तो क्या होगा, न्यायपूर्वक जो है इक्वालिटी में हर एक लोग के पास जो है वो रिसोर्स अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। देन प्लान फैसिलिटीज द डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। हम अच्छे तरीके से, अगर हमारे पास पता होगा हाँ इतने रिसोर्सेज हमारे पास, तो हम अपने पूरे कंट्री में अच्छे से इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए उसको अच्छे से प्लान कर सकते हैं, सच एज रोड, रेलवे, पोर्ट्स, कम्युनिकेशन नेटवर्क, IT सेक्टर, सभी चीजों को। दिस इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड इनहांसेस कनेक्टिविटी लीडिंग टू ओवरऑल डेवलपमेंट, और हमारे कंट्री का होलिस्टिक डेवलपमेंट हो जाएगा। तो प्लानिंग जो है किसी भी रिसोर्सेज का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट है हाउ इज रिसोर्स प्लानिंग अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। जैसे हमने बताया था ना कि प्लान करना क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। देन उसके बाद हमें क्या पूछा गया, एक्सप्लेन करना है। और मैं आपको क्वेश्चन और बन आ सकता है दूसरा कि डिस्क्राइब द डिफरेंट स्टेप्स ऑफ रिसोर्सेज प्लानिंग, ठीक है। इंडिया में कैसे हम रिसोर्स को हम प्लान करते हैं, या फिर आपको क्वेश्चन आ जाए कैसे ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। तो बच्चों जब प्लान करते हैं हम किसी भी चीज को, तो उसको हम जुडिशियस तरीके से हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो सकता है, पूरा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, बहुत इजी तो नहीं होगा ना। तो यही चीज हमें बताना है। देन आप कैसे, कौन कौन से स्टेप आपको फॉलो किए जाते हैं इंडिया में। तो पहला क्या करते हैं, आइडेंटिफाई द रिसोर्सेज, देन इन्वॉल्व द प्लान्स, ओके, स्ट्रेटेजीज। देन आपका थर्ड हो जाता है डेवलपमेंट प्लान, मैच करना होता है डेवलपमेंट प्लान को किससे, नेशनल प्लान से, ठीक है। तो ये आपके तीन आपके क्या होते हैं, स्टेप्स होते हैं। तो देखो एवरीथिंग कैसे आप राइट डाउन करेंगे अपना आंसर, देखो कि एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट व्हिच कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई आवर नीड, ठीक है। जितनी भी चीजें हमारे अवेलेबल है ना हमारे पूरे एनवायरनमेंट में, वो हमारे नीड को फुलफिल करने के लिए सफिशिएंट है, ठीक है। प्रोवाइडेड इट इज टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली feasible एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल, कैन बी टर्म्ड एज रिसोर्सेज। ये क्या कहलाता है, ये चीजें आपकी रिसोर्सेज कहलाती है, ठीक है। यानी कि जो इकोनॉमिकली आपके यहाँ पे वेस्ट है, ठीक है, उस चीज पे वेस्ट होगा, एंड कल्चरली भी एक्सेप्टेबल होगा। ये सारी जो चीजें हैं, जो भी चीज हमारे ह्यूमन नीड्स के फुलफिल करने के लिए, सेटिस्फाई के लिए जो भी यूज किया जाता है, वो आपका सारा रिसोर्स में आता है, ठीक है। वो टर्म होता है रिसोर्स। तो क्या क्या देखें आपके स्टेप्स, स्टेजेस ऑफ रिसोर्स प्लानिंग आर आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी रिसोर्सेज, यानी कि सर्वे करेंगे, मैपिंग करेंगे, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन एंड मेजरमेंट। ये सब मेजरमेंट करते हैं, देखते हैं कि कितनी मात्रा में जो ये रिसोर्स हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। फिर हम प्लान करते हैं, सक्सेस करते हैं, अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। हमारे पास माइंड में होना चाहिए कि हमारे पास ये टेक्नोलॉजी है, ये स्किल्स है, जिससे हम इस रिसोर्स को अच्छे से यूज कर सकते हैं। अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, स्किल एंड इंस्टीट्यूशन सेटअप, ठीक है। देन मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान। देन हम क्या करते हैं, प्लानिंग इज वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रैटेजीज फॉर जुडिशियस यूज, यानी कि न्यायपूर्वक इसे यूज करने के लिए प्लानिंग जो है, रिसोर्स प्लानिंग बहुत ज्यादा मस्ट है, ठीक है। इस तरीके से अपना आंसर लिखोगे, आपको पूरे मार्क्स मिलने वाले हैं। तो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपका टॉपिक है लैंड एज रिसोर्स, ओके। लैंड एज रिसोर्स यानी कि जो भूमि है बच्चों, वो कैसे हम आपके संसाधन के लिए यूज कर सकते हैं। तो भूमि कैसे आपके संसाधन के रूप में यूज होता है, तो पूरी जो जमीनें हैं, ठीक है, जो जमीन है बच्चों, आपको कुछ कुछ पार्ट में बांट रखा है। इस पाई चार्ट के थ्रू आपको बताया जाएगा कि प्लेन्स है, माउंटेन है, प्लेट्यू है, ठीक है, कितनी मात्रा में।
तो लैंड इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज, इट सपोर्ट्स आवर लाइफ सिस्टम। ओके, जो पूरा इकोलॉजिकल सिस्टम है बच्चों, जो भी आपका जैप पूरा बोलते हैं ना, जहाँ पे आपकी जीवन संभव है, तो वो क्या है, लैंड तो बहुत ज्यादा सफिशियंट होता है। द केयरफुल प्लानिंग ऑफ यूज लैंड रिसोर्स इज नेसेसरी। ठीक है, इंडिया हैज लैंड अंडर वैरायटी रिलीफ फीचर, यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे जमीनों पे, भूमि पे। दीज आर माउंटेन, प्लेट्यू एंड प्लेन्स एंड आइलैंड। ठीक है, जो लैंड है आपके इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड है। माउंटेन्स पहले देखो कि 43% जो है पूरे इंडिया का, वो क्या है बच्चों आपका, 43% क्या है बच्चों आपका, आप देख सकते हैं। देन आपका माउंटेन है, प्लेट्यू है। ओके, तो यानी कि प्लेन्स जो है आपका क्या है, प्लेन एरिया जो है आपका 43% है। देन माउंटेन एरिया आपको कितना परसेंट है, 30% है। देन आपका प्लेट्यू एरिया कितना परसेंट है, 27% है। इतने इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड किया गया है। तो माउंटेन किसको सपोर्ट करेगा, तो ये आपका पायनियर फ्लो ऑफ रिवर्स विच कैरी फर्टाइल सॉइल, फैसिलिटी ऑफ इरिगेशन एंड प्रोवाइड ड्रिंकिंग वाटर, ये आपका माउंटेन जो है सपोर्ट करता है। ठीक है, माउंटेन यानी कि आपको कितना परसेंट, 30%। नेक्स्ट प्लेन्स क्या है, ये आपको फैसिलिटी देता है रहने के लिए मेन और एग्रीकल्चर करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, जो सॉइल्स होते हैं वो फर्टाइल होते हैं, एग्रीकल्चर, बिल्डिंग्स के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए, हाउसेस के लिए, ये आपका प्लेन्स है। ठीक है, ये माउंटेन्स है। देन प्लेट्यू क्या है, ये आपको डिफरेंट टाइप के क्या देते हैं, मिनरल्स देते हैं बच्चों, एंड फॉसिल फ्यूल्स एंड फॉरेस्ट देते हैं। ये प्लेट्यू कितना परसेंट है बच्चों, वो 27% है। ठीक है, पूरे लैंड का आपके बारे में बता रखा है कि लैंड क्या है, एक नेचुरल रिसोर्स है, हर एक लाइफ के लिए, जीवन के लिए जो है बहुत ज्यादा जरूरी होता है। लैंड जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स के रूप में कहलाता है। लैंड जो है आपको क्या क्या चीज होल्ड करके रखता है, आपका माउंटेन, प्लेट्यू और प्लेन्स और आइलैंड्स में कन्वर्ट होता है। तो आपको कितने कितने डिवाइडेड देखा है, 43% जो आपका प्लेन्स हो जाएगा। प्लेन्स में आपको क्या क्या देखने को मिलता है, एग्रीकल्चर, बिल्डिंग्स देखने को मिलता है, साथ साथ इंडस्ट्रीज, हाउसेस देखने को मिलता है। ठीक है, जिसमें हम आप लोग रहते हैं। देन आपका जो है माउंटेन है, माउंटेन से आपको क्या मिलता है, रिवर्स के फ्लो आपको देखने मिलता है, जिससे कि एक फर्टाइल सॉइल आपको प्रोवाइड किया जाता है, इरिगेशन करवाया जाता है। ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर मिल जाता है आपको माउंटेन से। देन आपका क्या है, प्लेट्यू, प्लेट्यू से आपको क्या मिलता है बच्चों, आपको ज्यादा से ज्यादा फॉसिल फ्यूल्स, फॉरेस्ट एंड मिनरल्स जो है प्रोवाइड किया जाता है। तो यानी कि आपका जो लैंड है एक तरीके से मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स की तरह काम करता है। तो नेक्स्ट देखिए कि कैसे हम इंडिया में यूज करते हैं इन लैंड्स का। तो फॉरेस्ट के रूप में करते हैं, जो कि आपका फॉरेस्ट पूरा कवर तरीके से है। ठीक है, पूरे जो जंगल है वो आपके लैंड पे ही है। एग्रीकल्चर के रूप में यूज करते हैं, कल्टीवेशन के लिए। देन फैलो लैंड होता है, वो लैंड होता है बच्चों जो इंटेंशनली जो है छोड़ दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर उस कुछ टाइम के लिए हम जो जमीन होती है, जब हम खेती करते हैं तो कुछ टाइम के लिए उस जमीन को हम छोड़ देते हैं, ताकि जो फर्टाइल हो सके दोबारा से, उसके जो भूमि, जो सॉइल है, उसके न्यूट्रिशन दोबारा से आ सके। ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं, उसे छोड़ देते हैं खाली, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं ना, पड़ती जमीन बोलते हैं इसे, वो होता है आपका फैलो लैंड। देन वेस्ट लैंड कौन सा होता है बच्चों, वो लैंड जहां पर खेती नहीं की जाती थी, कल्टीवेशन नहीं होता, जहां जिसका यूज हम करते हैं बिल्डिंग्स के लिए। ठीक है, ताकि इंडस्ट्रीज को बिल्ड, सॉरी, एन एरिया लैंड दैट कैन नॉट बी यूज। ठीक है, कल्टीवेशन के लिए यूज नहीं हो सकता, नो लॉन्गर यूज फॉर बिल्डिंग और ग्रोइंग थिंग्स ऑन। ठीक है, जिसको हम वेस्ट है तरीके से। ठीक है, वहां पे कुछ भी नहीं हो सकता, वो लैंड क्या है आपका, वेस्ट लैंड है। देन आपका बिल्डअप एरिया कौन सा होता है, वो लैंड होता है जहां पर आप क्या करते हैं, बिल्डिंग्स क्रिएट करते हैं, इंडस्ट्रीज बनाते हैं, घर बने हुए होते हैं। ठीक है, उस जमीनों का यूज हम बिल्डअप एरिया के लिए करते हैं। तो इतने पार्ट में जो है बच्चों आपका क्या है, लैंड का यूज किया जाता है इंडिया में। जैसे एक बार देख लो आप, बिल्डअप एरिया जो है 18% है, वॉरेन लैंड और बेड लैंड आपका सब जो भी आप वेस्ट लैंड बोलते हैं वो 1% और 7% जब से बोल सकते हैं। मिक्स फॉरेस्ट जो आपका 5% है। एग्रीकल्चर के 65% यानी प्लेन जो एरिया होता है 65% जो है यूज किया जाता है एज अ लैंड रिसोर्सेज इन इंडिया। तो ये आपको कुछ पाई चार्ट है, थ्रू आपको बताया गया है कि फॉरेस्ट, एग्रीकल्चर, फैलो लैंड, वेस्ट लैंड और बिल्डअप लैंड जो है कैसे यूज किया जाता है। नेक्स्ट है, जब हम यूज करते रहेंगे सब चीजों का, ठीक है, यानी कि लैंड का ज्यादा से ज्यादा यूज करेंगे तो इससे क्या होगा बच्चों, जमीन होती है वो डिग्रेड, इसकी जो कीमत होती है, जो ग्रेडेशन होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, डिग्रेडेशन हो जाती है। तो किस किस तरीके से डिग्रेडेशन आपको देखने को मिलता है भूमि पे, तो लैंड डिग्रेडेशन इज द कॉज बाय मल्टीपल फोर्सेस इंक्लूडिंग
एक्सट्रीम वेदर कंडीशन की वजह से भी आपको देखने को मिलेगा वहां पे बहुत ज्यादा गर्मी है, बहुत ज्यादा बारिश ही नहीं हो रही है, वहां पे बिल्कुल बारिश नहीं हो रही है, तो वहां की जमीन कैसी हो जाएगी, पूरी खराब हो सकती है ना। और वहां पे बहुत ज्यादा बारिश हो गई तो वहां पे क्या हो गया, वो उसके कारण भी आपकी जमीन बहुत ज्यादा खराब हो सकती है। तो यानी कि एक्सट्रीम कंडीशन वेदर जो होती है उसके कारण जो आपकी जमीन जो है वो खराब हो सकती है। देन पर्टिकुलरली ड्रॉट यानी सूखा पड़ जाना, ये सारे जो है, और साथ के साथ जो है ह्यूमन एक्टिविटीज, नेचुरली तो होता ही होता है डिग्रेडेशन, साथ के साथ ह्यूमन एक्टिविटीज भी ऐसी होती है जिस कारण जो है जमीन जो है डिग्रेड हो जाता है, डिग्रेड हो जाता है। मेन कॉजेज कौन कौन सी है, ओवरग्रेजिंग, यानी कैटल्स के द्वारा जो है ज्यादा से ज्यादा चराने के कारण जो है ओवरग्रेज हो जाता है, जिसके कारण जो ऊपर की जो सॉइल्स होती है, सॉइल इरोजन आपको देखने को मिलता है, ठीक है। माइनिंग की वजह से जब ज्यादा खुदाई करते हैं, ठीक है, जैसे माइनिंग जब करते हैं ना, खनन करते हैं, तो उसके कारण भी क्या होता है, लैंड की जो न्यूट्रिशंस होते हैं, फर्टिलिटी होते हैं, वो भी बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, लैंड डिग्रेडेशन हो जाता है। डिफॉरेस्टेशन, ज्यादा से ज्यादा पेड़ काट देंगे, ठीक है, अंधाधुंध हमें पेड़ काटना है, तो इसके कारण क्या हो जाता है, हमारा लैंड डिग्रेडेशन आपको देखने को मिलता है। साथ में इंडस्ट्रियल वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है हम जो है पानी में बहा देते हैं, लैंड पे भी हम कचरे फेंक देते हैं, इसके कारण जो फर्टिलिटी होती है और जो आपका न्यूट्रिशन होता है लैंड का, वो भी खराब हो जाता है। इंडस्ट्रियल वेस्ट के कारण जो पूरी भूमि होती है वो पूरी तरीके से डिग्रेड हो जाती है। एग्जाम्पल में जैसे कि आपका पंजाब है, और पंजाब हो गया, महाराष्ट्र हो गया, वो पंजाब जो है ओवर इरिगेशन के कारण, और जो आपका गुजरात और महाराष्ट्र है बच्चों, वो ओवर ग्रेजिंग की वजह से लैंड डिग्रेडेशन आपको देखने को मिलता है, ठीक है। ये आपके कुछ एग्जाम्पल्स है स्टेट के। कंजर्व कैसे कर सकते हैं बच्चों लैंड को, तो अफोरेस्टेशन से, ज्यादा पेड़ लगाकर, ठीक है, जैसे डिफोरेस्टेशन हुआ ना, ज्यादा से ज्यादा पेड़ काटते हैं, तो अफोरेस्टेशन यानी कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाकर, ठीक है। इससे क्या हो सकता है, लैंड तो सही रहेगा, साथ के साथ आपका जो इन्वायरमेंट है वो भी अच्छा रहेगा, ठीक है। हम प्रॉपर क्या करेंगे, प्रॉपर ग्रेजिंग कंट्रोल रखेंगे, यानी कि जो एरिया हमें दे रखा है एक ही टाइम पे, जैसे कि पहले के टाइम पे था नोमैडिक और पेस्टोरस होते थे ना, तो वो क्या करते थे, जैसे गर्मी के टाइम में जो है वो माउंटेन में चले जाते थे, ठीक है, यानी ग्रेज करवाने के लिए उस टाइम पे वो वहां पे शिफ्ट हो जाते थे। तो जो प्लेन्स है वहां पर प्रॉपर टाइम मिल जाता था वहां पे कि फुली तरीके से वेजिटेशन जो है डेवलप हो सके। जब ठंडी पड़ती थी, बर्फ पड़ता था, तो माउंटेन से वो प्लेन्स में आते थे, ताकि जो ग्रेज के कारण जब वहां के पेड़ पौधे खत्म हो चुके हैं उनको प्रॉपर टाइम मिल सके पूरी नेचुरल वेजिटेशन होने का, ठीक है। तो यानी कि आपको क्या करना है, पूरी तरीके से प्लान करना है कि हाँ भाई कि किस तरीके से जो है वहां पे पेड़ पौधे जो वेजिटेशन है वो अच्छी तरीके से उग सके, ठीक है, ओवरग्रेज नहीं करवाना हमें। देन प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग पर हम जोर डालेंगे, हम बनी हुई केमिकल्स का यूज नहीं करेंगे फर्टाइल करने के लिए, हम जो है ऑर्गेनिक तरीके से फार्मिंग कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से जो हम अपने लैंड को कंजर्व करके रखते हैं। देन कंट्रोल माइनिंग, खुदाई यानी कि माइनिंग इतना ज्यादा नहीं करना है, प्रॉपर वे में करना है, साइंटिफिक तरीके से करना है, ताकि जो है लैंड डिग्रेडेशन ना हो। देन प्रॉपर इरिगेशन, ऐसा नहीं है जो हमने पेड़ पौधे लगा दिए और हमने क्रॉप लगा दिया तो ज्यादा से ज्यादा पानी डालते रहे, इससे क्या होगा, क्रॉप भी खराब होगा, साथ साथ आपका जो लैंड है वो भी डिग्रेड हो सकता है, ठीक है। तो ये कुछ तरीके हैं बच्चों जिससे आप क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं अपनी भूमि को, ठीक है। तो क्या है, जिससे हमें पता है कि रिसोर्स हमारे लिए, लैंड रिसोर्स है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो इसको कंजर्व करके रखना भी किसका कर्तव्य है, हम लोगों का ही क्या है, कर्तव्य है। चलो इसके कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं। तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ओवरग्रेजिंग इन द मेन रीजन फॉर लैंड डिग्रेडेशन, कहां पर जो है लैंड डिग्रेडेशन के लिए ओवरग्रेजिंग मेन रीजन है, कौन से स्टेट में, महाराष्ट्र में, ऑप्शन बी पंजाब में, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो बच्चों मैंने भी बताया ओवरग्रेजिंग का सबसे मेन रीजन कौन सा है, कौन सा स्टेट में है, तो वो है आपका महाराष्ट्र, ओके, ऑप्शन नंबर ए। फिर है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन एक्टिविटीज हैज कंट्रीब्यूटेड मोस्ट इन लैंड डिग्रेडेशन, ह्यूमन एक्टिविटी में ऐसा कौन सा एक्टिविटी है जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है किसमें, लैंड डिग्रेडेशन में, डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, माइनिंग या ओवर इरिगेशन। तो बच्चों एक तरीके से मानते सारे जो है आपके ह्यूमन एक्टिविटी ही है, बट ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा कौन सा कंट्रीब्यूट करता है लैंड डिग्रेडेशन का, तो सबसे ज्यादा क्या करता है वो होता है आपका डिफॉरेस्टेशन, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसमें। नेक्स्ट देखिए कुछ क्वेश्चन है उसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं, जो कि आपका पीवाई की क्वेश्चन है, ठीक है।
एक्सप्लेन एनी टू मेजर सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेडेशन को सॉल्व करने के लिए क्या क्या आपको सॉल्यूशन दे सकते हैं? कंट्रोल इरिगेशन कर सकते हैं, है ना, अफोरेस्टेशन कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगा सकते हैं, साथ के साथ और क्या कर सकते हैं बच्चों, आप प्रॉपर इरिगेशन मेथड का यूज करेंगे, ठीक है, आपको जो है आपको क्या करेंगे, ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे, इससे भी क्या होगा, आपका लैंड डिग्रेडेशन सॉल्व हो सकता है, ठीक है। तो आप अफोरेस्टेशन लगा दें या फिर मैनेजमेंट ग्रेजिंग कर सकते हैं, टेरेस फार्मिंग कर सकते हैं। टेरेस फार्मिंग क्या होता है बच्चों? टेरेस फार्मिंग हिली एरियाज में क्या होता है, ढलान वाली जगह होती है ना, उसको बचाने के लिए हम जो है सीढ़ीदार खेती का यूज करते हैं, तो हम टेरेस फार्मिंग बोलते हैं, ठीक है। इससे जो है हम क्या कर सकते हैं, लैंड डिग्रेडेशन बचा सकते हैं। तो आप कैसे लिखेंगे आंसर? ways to solve the problem of land degradation in Himalayan region, like afforestation यानी कि सॉल्यूशन है, सबसे ज्यादा सॉल्यूशन हो सकता है लैंड डिग्रेडेशन का सबसे अच्छा तरीका। एंड मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग, ग्रेजिंग के लिए हम एक तरीके से मैनेज करेंगे, ठीक है, मैनेजमेंट बनाएंगे, देन ताकि जो है लैंड डिग्रेडेशन को कम कर सके। देन अडॉप्टिंग टेरेस फार्मिंग इन हिली एरियाज एज इंक्रीज वाटर रिटेशन कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, ठीक है, इससे क्या है, जो पानी को होल्ड करने की जो क्षमता है वो अच्छे से बनी रहे टेरेस फार्मिंग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाई शुड इंडियन फार्मर्स प्रैक्टिस क्रॉप रोटेशन? क्रॉप रोटेशन क्यों जो है इंडियन फार्मर्स यूज करते हैं? ताकि जो है बच्चों इम्प्रूव यील्ड, जो यील्ड है उसको इम्प्रूव कर सके। बाय रोटेटिंग क्रॉप फार्मर्स कैन इम्प्रूव देयर क्रॉप यील्ड, यानी डिफरेंट क्रॉप्स रिक्वायर डिफरेंट सॉइल न्यूट्रिशन and rotating crop can help maintain soil health and nutrition level। अगर हम एक ही तरह का क्रॉप लगाते रहेंगे और उन क्रॉप्स को जो है एक ही तरह का न्यूट्रिशन चाहिए होता है, तो बार हम वही लगाते रहेंगे तो सॉइल के जो अदर न्यूट्रिशन है वो तो बचे रहेंगे लेकिन रिजर्व रहेंगे, लेकिन जो एक तरह का जो न्यूट्रिशन है उसकी कमी हो जाएगी, है ना। तो इसको बचाने के लिए, इंप्रूव यील्ड के लिए हम क्या करते हैं, क्रॉप को रोटेट करते रहते हैं ताकि अलग अलग जो क्रॉप है जिनको अलग अलग न्यूट्रिशन चाहिए वो अलग अलग न्यूट्रिशन जो है सॉइल से अपने आप प्रोवाइड, यानी कि उनको अवेलेबल हो सके, ठीक है। तो एक मेन रीजन ये हो जाएगा आपका। नेक्स्ट आप क्या कर सकते हैं बच्चों, रिड्यूस सिंथेटिक फर्टिलाइजर। इससे क्या होगा, क्रॉप रोटेशन से हम जो है जो आपका सिंथेटिक जो मानव निर्मित जो फर्टिलाइजर का यूज नहीं करेंगे, बल्कि हम क्या करेंगे, ऑर्गेनिक तरीके से फार्मिंग कर सकते हैं। बाय रोटेटिंग क्रॉप इट कैन रिड्यूस द नीड ऑफ सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स एंड pesticides and which can be expensive and harmful for our environment and soil and land, ठीक है। then sustainable farming जो है हो सकती है आपका क्रॉप रोटेशन से। क्रॉप रोटेशन इज सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिस दैट प्रमोट सॉइल हेल्थ, जो कि हमारे सॉइल के जो न्यूट्रिशन है उनको बना कर रख सकता है, बरकरार रखता है, उनकी हेल्थ को इंक्रीज करता है, बायोडाइवर्सिटी को बढ़ाता है। बाय प्रैक्टिसिंग क्रॉप रोटेशन फार्मर कैन रिड्यूस देयर एनवायरमेंट इम्पैक्ट एंड कंट्रीब्यूट लॉन्ग टर्म हेल्थ ऑफ देयर लैंड, ठीक है। इससे जो है फर्टिलिटी भी जो है बनी रहती है जमीनों में। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट टॉपिक है सॉइल फॉर्मेशन, ठीक है, यानी कि पहले तो हमने पढ़ लिया कि लैंड एज अ रिसोर्स, अब हम पढ़ेंगे सॉइल एज अ रिसोर्स, ठीक है। फॉर्मेशन हम कैसे करते हैं, तो पहले आप ये देखो कि सॉइल क्या है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है आपका रिसोर्स है, ठीक है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज है आपका। सॉइल सपोर्ट, जो सॉइल है बच्चों वो जीव जंतु के साथ साथ प्लांट को भी सपोर्ट करता है उनके लाइफ के लिए। देन सॉइल फॉर्मेशन कैसे हो सकता है, सॉइल को बनने में, छोटे से पार्ट को सॉइल के बनने में जो है बच्चों बहुत टाइम लगता है, ठीक है, फॉर्मेशन को उनको क्रिएट करने के लिए। जो आपका सॉइल है वो पत्थरों से, रॉक से बनता है। कैसे कैसे फैक्टर्स कौन कौन से है, पैरेंट रॉक है, जो भी सॉइल होगा बच्चों वो जिस पत्थर से टूट के बना है उसका जो है कलर होगा, उसका पूरी फर्टिलिटी होगी, ठीक है। तो पैरेंट रॉक उसका मेन फैक्टर होता है। देन क्लाइमेट के अकॉर्डिंग सॉइल क्रिएट किया जाता है, वहां का सॉइल होता है, ठीक है। रिलीफ वहां का कैसा है, टाइम पीरियड कैसा है, ऑर्गेनिज्म कैसे वहां पे रहते हैं, उन सब तरीके से जो है आपका सॉइल प्रिपेयर होता है। अकॉर्डिंग टू सॉइल प्रोफाइल अगर डायग्राम देखें तो सबसे ऊपर वाले जो एरिया होता है वो होता है आपका ओ, यानी कि ह्यूमस होता है आपका, ऑर्गेनिक होता है। देन आपका होता है ए टॉप सॉइल, देन बी आपका सब सॉइल, देन उसके बाद जो छोटे छोटे पत्थर आपको मिलते हैं पैरेंट मटेरियल, देन सबसे नीचे आपको बहुत सारे पत्थर होते हैं, बड़े बड़े रॉक्स होते हैं, वो आपका बेडरॉक कहलाता है, यानी कि आर। तो ये कुछ फॉर्मेशन है, कुछ फैक्टर है जिससे हम क्या बनाते हैं, सॉइल को क्रिएट करते हैं, फॉर्मेट करते हैं। तो कितने टाइप के सॉइल्स आपके इंडिया में पाए जाते हैं बच्चों, तो कौन कौन से सॉइल्स हैं, ठीक है। पहले हम पढ़ लेंगे कि हाँ सॉइल कैसे बनाया जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सॉइल फॉर्मेशन, ठीक है। सॉइल को बनाने के लिए बहुत सारी चीजें मायने रखती हैं, कलर, थिकनेस,
टेक्सचर, एज, केमिकल, फिजिकल प्रॉपर्टीज। इस तरीके से जो है हम क्या करते हैं, इन बेसिस पे जो है हमने सॉइल्स को डिवाइडेड करते हैं। ठीक है, तो पहला हम पढ़ेंगे एल्युवियल सॉइल होता है, ये सॉइल जो है बच्चों बहुत ज्यादा फर्टाइल होता है और जो है ये आपको इंडिगो जेनेटिक प्लेन्स में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, इन सब जो नदियां हैं इनके आसपास के जो प्लेन्स है वहां पर जो है आपको क्या देखने को मिलेगा, एल्युवियल सॉइल आपको देखने को मिलेगा। इस टाइप के जो सॉइल्स है वो सबसे ज्यादा वाइडली स्प्रेड कहां पर है, पूरे हमारे नॉर्थन प्लेन में जो है सबसे ज्यादा आपको एल्युवियल सॉइल मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू द एज, उसके एज के अकॉर्डिंग एल्युवियल और सॉइल के एज के अकॉर्डिंग टू पार्ट में बांटा गया है, ओल्ड और न्यू। ओल्ड को हम क्या बोलते हैं, ओल्ड को बोलते हैं भांगर और न्यू को बोलते हैं खादर। तो बच्चों जो पुराना सॉइल होगा ना उसमें सबसे ज्यादा कंकड़ आपको देखने को मिलेंगे, बड़े बड़े पत्थर देखने को मिलेंगे, लेकिन जो न्यू सॉइल है वो क्या होता है, सबसे ज्यादा फर्टाइल सॉइल होता है, बहुत ज्यादा मिक्सचर होता है उसका, बहुत फाइन पार्टिकल्स होते हैं उसके। ठीक है, मोर फर्टाइल होता है। और ओल्ड एल्युवियल का क्या लिखेंगे, भांगर का कैसे लिखेंगे, इट हैज हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कंकड़ नूडल्स देन द खादर। ओके, तो आप क्या बता सकते हैं, डिफरेंस बता सकते हैं ओल्ड और न्यू एल्युवियल सॉइल्स में। ओके, तो ये पहला हो गया एल्युवियल सॉइल। देन आपका हो गया ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल जो है कॉटन को ग्रोइंग करने में, कॉटन क्रॉप के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज्यादा फर्टाइल होता है इसके लिए। ठीक है, ब्लैक सॉइल जो है आपका कॉटन सॉइल भी कहलाता है, ये आपका महाराष्ट्र में ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन एंड द ब्लैक सॉइल आर मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली फाइन। ठीक है, बहुत ज्यादा इसके पार्टिकल बहुत ज्यादा फाइन होते हैं, इसे हम क्ले मटेरियल के लिए हम यूज कर सकते हैं। दे आर ऑल्सो नोन फॉर देयर कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर। ओके, इसके लिए जो है, इसीलिए जो है कॉटन यहाँ पर इस वाले सॉइल में सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से हो सकता है। देन आपका रेड सॉइल जो है, रेड सॉइल जो है आपका आयरन रिच होता है, कर्नाटक की साइड आपको देखने को मिलेगा। देन आपका जो लेटरेट सॉइल है बच्चों, ये वहां होता है जहाँ पर सबसे ज्यादा बारिश होती है, उन एरियाज में जो है आपको लेटरेट सॉइल देखने को मिलेगा। हिलीज एरिया में चले जाओ तो आपको लेटरेट सॉइल मिलेगा। ठीक है, लेटरल वर्ड जो है आपका लेटिन वर्ड से मिला है जिसका अर्थ है लेटर, मीनिंग है ब्रिक्स। ठीक है, दिस सॉइल developed in the area with high temperature and heavy rainfall, as we say. Then this soil mainly found in Kerala, Tamil Nadu, hilly areas of like Odisha and Assam. Next है आपका arid और desert soil जो है आपका राजस्थान में। इसकी मिट्टी जो होती है वो रेतीली होती है। ठीक है, और जो है इसमें पानी रोकने की क्षमता नहीं होती है, इसलिए यहाँ का जो वेजिटेशन होता है कैसा होता है, कटीला होता है, जिसमें जैसे कैक्टस हो गया, इसमें जो है पानी को होल्ड करने की क्षमता होती है उन वेजिटेशन में। ये आपका राजस्थान में होता है। कुछ एक मैप बताया गया है, देखो जो आपका माउंटेन सॉइल है बच्चों ये आपके इस साइड मिलेगा, हिली एरिया में देखने को मिलेगा, कुछ इस पार्ट में। देन आपका जो एल्युवियल सॉइल मैंने बताया था, जो कि आपको मैंने बताया था कि नॉर्थन प्लेन्स में आपको सबसे ज्यादा एल्युवियल सॉइल मिलेगा, तो ये आपका क्या है बच्चों, ये आपका नॉर्थन प्लेन्स साइड है। ये कुछ पार्ट्स है जहां पर आपको लेटरेट सॉइल मिलेगा। ठीक है, फिर रेड सॉइल कौन सा होता है, यहाँ की लाल मिट्टी होती है, ये सारे आपके रेड सॉइल्स हैं। देन ब्लैक सॉइल कहां पर है, ये आपका जहां पे गंगा और आपका ब्रह्मपुत्र जैसे नदियां जो बहती हैं उनके आसपास का जो सॉइल है, जो फर्टाइल होता है बिल्कुल, वो आपका ब्लैक सॉइल होता है। ठीक है, देन आपका माउंटेन सॉइल मैंने बता ही दिया। देन एरिड सॉइल और डेजर्ट सॉइल कौन सा हो जाएगा, ये आपका इस पार्ट में, ये सारा आपका क्या है, सॉरी ये जो पार्ट है आपका राजस्थान का साइड में, थोड़ा सा ये वहां पे आपको डेजर्ट वाले सॉइल मिलेंगे, एरिड सॉइल मिलेंगे। ठीक है, इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कहाँ का कौन सा सॉइल पाया जाता है। तो कैसे हम क्या कर सकते हैं, सॉइल इरोजन होता है। ठीक है, क्या होता है सॉइल इरोजन और उसको कैसे कंजर्व करके रखना है ये हम पढ़ेंगे। सॉइल इरोजन क्या होता है बच्चों, जब फर्टाइल जो ऊपर सॉइल की जो सबसे ऊपरी परत होती है जिसमें ह्यूमस पाया जाता है, वो जो परत होती है जब वो हट जाती है। ठीक है, फर्टाइल परत जो हट जाती है और जो जिसमें न्यूट्रिशन होता है वो हट जाते हैं, वो परत जो है आपको क्या कहते हैं, वो जो प्रोसेस होता है वो पूरा कहलाता है सॉइल इरोजन। यानी कि डिनोडेशन ऑफ सॉइल कवर एंड वॉशिंग अवे इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। ठीक है, यानी कि हम इसे क्या बोलते हैं, सॉइल इरोजन बोलते हैं। दिस बैलेंस इज डिस्ट्रीब्यूटेड ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी एंड नेचुरल एक्टिविटी। ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा भी हो सकता है और नेचुरली भी होता है सॉइल इरोजन। कैसे, इसके क्या क्या कारण है, डिफॉरेस्टेशन मेन कारण है। सबसे ज्यादा अगर पेड़ काटोगे तो वहां की जो ऊपरी जो परत होती है जिसमें हम जो पेड़ पौधे जो है उस मिट्टी को बांध के रखते हैं, वो जो परत होती है वो हट जाती है। ठीक है, आपका विंड हवा के कारण भी वो परतें हटती हैं। वाटर यानी कि ज्यादा पानी आप वहां डालोगे तो ऊपरी जो परत है वो भी हट सकती है।
ठीक है, ओवर ग्रेजिंग के कारण भी हो सकता है, एंड माइनिंग भी एक मेन कारण है। मेथड क्या है, कैसे कंजर्व करके रख सकते हैं बच्चों? कंजर्व के लिए कौन कौन से मेथड है? मेथड देखो, कॉन्ट्योर प्लगिंग, ठीक है, अच्छी तरीके से हमें हल चलाना है। टेरेस फार्मिंग हिली एरियाज में सबसे बेस्ट है। शेल्टर बेल्ट लगाना, ये भी बेस्ट है। ये क्या है आपका? टेरेस फार्मिंग है बच्चों। टेरेस फार्मिंग कैसी हो सकती है? सीढ़ीदार खेती होती है, ठीक है, इससे जो है पानी को सोखने की क्षमता इससे बढ़ती है, होल्ड करने की, ताकि जो ऊपरी परत है, जो सॉइल इरोजन जो है ना के बराबर होती है, ठीक है, ये आपका कंजर्व। तो नेक्स्ट है बच्चों एनसीईआरटी केस स्टडीज। आपके एनसीईआरटी की बुक में कुछ केस स्टडी दे रखी है। तो पहला केस स्टडी है झारखंड और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। इसमें जो है बच्चों क्या पढ़ने को मिला होगा, क्या आपको केस स्टडी में बताया गया है? ये वो इलाके हैं जहां पर रिसोर्सेज तो है, ठीक है, वहां मिनरल्स तो पाए जाते हैं, लेकिन वहां पे लैंड डिग्रेडेशन किसकी वजह से होता है? माइनिंग की वजह से होता है, ठीक है, मेन रीजन, मेन प्रॉब्लम वहां पे माइनिंग है। देन पंजाब और हरियाणा की केस स्टडी में क्या बता रखा है बच्चों आपको, कि वहां पर क्या होता है? ओवर इरिगेशन होता है, जिस कारण वहां की जो ऊपर की परत होती है वो भी हट जाती है, सॉइल इरोजन आपको देखने को मिलता है। देन आपका एक टॉपिक है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में हैवी रेनफॉल के कारण वहां पे भी सॉइल इरोजन आपको देखने को मिलता है। तो ये कुछ आपके टॉपिक्स हैं, केस स्टडी है, जो कि आपको क्वेश्चंस में आते हैं। केस स्टडी बनके इसके बारे में पूरा दे रखा होगा, एंड प्रॉब्लम आपको एनालाइज करना होता है और उसका सोल्यूशन देना होता है, ठीक है। इसी के साथ बच्चों अब हम देखते हैं, ये पूरा टॉपिक जो था वो आपके पूरे चैप्टर को कवर करता है। कुछ पीवाई के क्वेश्चन देख लेते हैं हम, जो भी हमने टॉपिक को कवर किया है। फर्स्ट क्वेश्चन है, एमसीक्यू है बच्चों आपका, आइडेंटिफाई द सॉइल। सॉइल को आइडेंटिफाई करना है विद द हेल्प ऑफ द इंफॉर्मेशन, ठीक है। इसमें हमें सॉइल बताना है, कौन सा सॉइल की बात की गई इन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। इट डेवलप इन एरिया विद हाई टेम्परेचर, जहां पर सबसे ज्यादा टेम्परेचर होता है, ठीक है। देन इट इज द रिजल्ट ऑफ इंटेंस हीटिंग ड्यू टू हाई हैवी रेन, यहाँ पर सबसे ज्यादा हैवी रेन होता है। देन ह्यूमन कंटेंट इज लो, ह्यूमन कंटेंट होता है वो लो होता है। वो कौन से, ये जो स्टेटमेंट है वो कौन से सॉइल के बारे में बता रहा है बच्चों? एरिड सॉइल, येलो सॉइल, लेटरेट सॉइल या ब्लैक सॉइल। तो बच्चों कौन से, कहां पर जो हाई टेम्परेचर जरूरत होता है कौन से सॉइल को बनने में, फॉर्मेशन के लिए, तो होता है आपका लेटरेट सॉइल। आपको ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है मैच है, कौन सा मैच जो है वो सही है ये बताना है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच? एलुवियल सॉइल, जेनेटिक प्लेन, ब्लैक सॉइल, हिमालय रीजन, एरिड सॉइल, वेस्टर्न घाट, लेटरेट सॉइल, डेजर्ट एरिया। नो भाई, लेटरेट तो भाई इसमें तो होगा नहीं, ये क्या होता है? नॉर्थर्न प्लेन्स में होता है। एरिड सॉइल इसमें होगा नहीं, ये तो डेजर्ट में होता है। ब्लैक सॉइल कहाँ होगा बच्चों? ब्लैक सॉइल आपका किस साइड देखने को मिलेगा? वेस्टर्न घाट्स की तरफ देखने को मिलेगा, है ना। लेकिन एलुवियल सॉइल जो है आपका जेनेटिक प्लेन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही होगा। फिर नेक्स्ट देखिए, डिस्क्राइब एनी टू फीचर ऑफ एरिड सॉइल। जो एरिड सॉइल है इसके दो फीचर्स बताने हैं आपको, तो क्या बताएंगे? इट इज द सैंडी, इसे एरिड सॉइल भी बोलते हैं बच्चों, और इसको डेजर्ट सॉइल भी बोलते हैं, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। तो ये क्या होता है, इनकी जो मिट्टी होती है, जो सॉइल होता है वो सैंडी होता है, ठीक है, रेतीली होती है। तो इसमें क्या होता है बच्चों, ये जो है ज्यादा से ज्यादा पानी को कंट्रोल करके नहीं रख सकता, इसलिए आपकी जो वेजिटेशन होता है वो ऐसी बनी होती है, ऐसा डेवलप होता है जो अपने पानी को होल्ड करके रख सकता है। तो कैसे लिखेंगे? एरिड सॉइल आर जनरली सैंडी टेक्सचर, टेक्सचर जो सैंडी होता है, सैलिन ड्यू टू हाई इवेपोरेशन व्हिच लीव्स बिहाइंड सॉल्ट ऑन द सरफेस। जो सॉल्ट जो उसकी जो इवेपोरेशन होता है उसमें पानी की क्षमता जो है, उसमें नमक सबसे ज्यादा मिलता है, अगर वो पानी हट जाता है इवेपोरेशन से, वहां थोड़ी नमक जो है रह जाती है। देन आपका लो ह्यूमस एंड मॉइस्चर कंटेन, इसकी जो मिट्टी होती है उसमें ज्यादा पानी सोखने की क्षमता नहीं होती है। ड्यू टू द ड्राई क्लाइमेट एंड हाई टेम्परेचर, एरिड सॉइल हैव वेरी लिटिल ह्यूमस एंड मॉइस्चर मेकिंग देम लेस फर्टाइल। इस कारण वहां पे जो खेती है अच्छे तरीके से नहीं हो पाती, क्योंकि वहां की जो मिट्टी है वो फर्टाइल नहीं होती है, ठीक है। ये कुछ आप जो है पॉइंट लिख देंगे। नेक्स्ट बताना है टू फीचर्स ऑफ द फॉरेस्ट सॉइल। जो फॉरेस्ट सॉइल अमाउंट, फॉरेस्ट सॉइल होता है वो कैसा होता है? फॉरेस्ट सॉइल कंटेन हाई अमाउंट ऑफ ह्यूमस, उसकी जो मिट्टी होती है सबसे ज्यादा फर्टाइल होती है, ठीक है। ड्यू द प्रेजेंस ऑफ डेंस वेजिटेशन, वहां पर क्योंकि सबसे ज्यादा वेजिटेशन पाया जाता है, उसके अकॉर्डिंग जो है मिट्टी डेवलप्ड रहती है। देन आप क्या बताएंगे? देन बताएंगे इन एरिया विथ हैवी रेनफॉल, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा पेड़ पौधे होते हैं, तो
बारिश भी है बहुत ज्यादा हैवी मात्रा में होती है। न्यूट्रिशन एंड आर वॉस्ट अवे ड्यू टू लीचिंग रिड्यूसिंग इट्स फर्टिलिटी। ठीक है, कारण जो है सबसे ज्यादा बारिश होगी तो क्या होगा, ऊपरी जो परत होता है वो भी हट सकती है। तो ये कुछ मेन टाइप्स थे आपको किसके, फॉरेस्ट सॉइल के। नेक्स्ट पूछा है आपसे, डिस्क्राइब एनी 3 मेन फीचर ऑफ ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल जो है आपके इंडिया में कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो कुछ फीचर्स बताना है। ब्लैक सॉइल कैसा होगा बच्चों, ये आपका कॉटन सॉइल भी कहलाता है। पिछले हमने टॉपिक से पढ़ा ना, ब्लैक सॉइल जो है कॉटन सॉइल भी कहलाता है आपका। ये कहाँ कहाँ आपको देखने को मिलता है, एक्सट्रीमली फाइन होता है, ये जो टेक्सचर होता है बहुत ज्यादा पतले होता है। क्ले हम क्ले सॉइल के रूप में भी यूज कर सकते हैं। देखो कैसे लिखोगे आप, द ब्लैक सॉइल आर मेड ऑफ एक्सट्रीम फाइन, तो जो पार्टिकल होते हैं बहुत ज्यादा महीन होते हैं। दैट इज क्ले मटेरियल, दे आर वेल नोन फॉर देयर कैपेसिटी टू होल्ड वाटर और मॉइस्चर। ओके, क्योंकि इससे जो है पानी को रोकने की जो क्षमता है ज्यादा है ब्लैक सॉइल में। ब्लैक सॉइल इज आइडल फॉर ग्रोइंग कॉटन, कॉटन को ग्रो करने के लिए सबसे ज्यादा आइडल माना जाता है ब्लैक सॉइल। एंड इट इज ऑल्सो नोन एज ब्लैक कॉटन। ओके, the climate condition along with the parent rock material are important for the factors of the formation of black soil. This type of soil is typically in Deccan trap. ठीक है, basalt region spread over the northern Deccan Plateau. Northern Deccan Plateau में जो है आपको black soil प्रचुर मात्रा में देखने को मिलता है। And made of its lava flows. और क्या लिखेंगे बच्चों इसका आंसर, इन एडिशन दे आर रिच इन सॉइल न्यूट्रिशन। ठीक है, जो सॉइल न्यूट्रिएंट होता है सबसे ज्यादा सा पाया जाता है। कौन कौन से न्यूट्रिशन उसमें पाए जाएंगे बच्चों, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीज, पोटास एंड लाइम। दीज सॉइल आर जनरली पुअर इन फॉस्फोरिक कंटेंट। ये सब प्रचुर मात्रा पाया जाता है, लेकिन इसमें जो है फॉस्फोरिक जो है कंटेंट अच्छी तरीके से नहीं पाया जाता है। आई होप बच्चों ये सारे टॉपिक्स आपके क्लियर हो चुके होंगे, इंटरेस्टिंग रहा होगा चैप्टर आप लोगों के लिए, समझ में आया होगा। साथ के साथ जो मैंने क्वेश्चन आंसर करवाए हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर थे, क्वेश्चन आंसर से, क्योंकि मैंने साइड में आपको मेंशन किया था वो ईयर, उस ईयर में जो है वो क्वेश्चन आपको देखने को मिला होगा। तो बच्चों ये सारे क्वेश्चन के साथ साथ जो टॉपिक्स थे आई होप आपको समझ में आए होंगे। साथ के साथ जो है जो टॉपिक आपको क्लियर अच्छी तरीके से नहीं हुआ आप मुझे कमेंट कीजिए, उसके लिए मैं एक सेपरेट लेक्चर जो है आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी। एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनका प्री बोर्ड और जो बोर्ड आने वाला है उसकी प्रिपरेशन अभी से स्टार्टिंग से हो सके। ठीक है, इसी चैनल पे बच्चों आप लोगों के लिए धीरे धीरे जो है मैं एक एक करके आपका एक एक चैप्टर जो है वन शॉट के थ्रू विद आपका एडिशनल क्वेश्चन आंसर, जितने भी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपको पूछे गए उसको भी मैं साथ के साथ सॉल्व करवाती रहूंगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।